The emotional side of diabetes. Now what it means that having diagnosed type 2 diabetes can be scary, tough and mind rattling. इसका मतलब ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उस पेशेंट को जब फर्स्ट टाइम डायग्नोज होता है कि उसको डायबिटीज है, व्हेन ही कम्स टू द ओपीडी, हॉस्पिटल में आता है पेशेंट, डॉक्टर के पास आता है और कहता है कि सर मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि यूरिन बहुत ज़्यादा आना, पेशेंट को भूख बहुत लगना, पेशेंट को जनरलाइज्ड वीकनेस फील होनी, टांगों में दर्द होना और रात को यूरिन जाना और प्यास बहुत लगना। ये सब जो लक्षण हैं ये टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं। और इन लक्षणों के आधार पर जब डॉक्टर उनके टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि ब्लड शुगर लेवल्स हो गए, यूरिन एग्जामिनेशन हो गया और उसके बाद HbA1c और कुछ लिपिड के टेस्ट हम करवाते हैं, तो उसमें पेशेंट का डायग्नोसिस बनता है कि पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज है। आमतौर पे टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट ही इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज तो बहुत अर्ली स्टेज एज में होता है, बिलो 30 इयर्स की एज में होता है और उसकी प्रेजेंटेशन इज एब्सोल्युटली डिफरेंट एज कंपेयर टू टाइप 2 डायबिटीज। तो जब उस पेशेंट को इन लक्षणों के आधार पर डायग्नोज होता है कि पेशेंट को डायबिटीज है, तो वो पेशेंट को बहुत एक तरह से सदमा लगता है, जैसे कि ब्रेन में कि भी एक मेरे को क्या बीमारी होगी, क्योंकि उसने समाज में सुना हुआ है कि भी डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उस पेशेंट के पैरों पे सोजिश आ जाती है, कई बार उंगलियां भी कट जाती हैं पेशेंट की, आंखों की रोशनी चली जाती है और कई बार डायलिसिस पेशेंट को करवाना पड़ता है, हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो ये सब चीजें उसके माइंड में घूमने लग जाती हैं। तो इसकी वजह से वो पेशेंट बहुत परेशानी में चला जाता है और इसकी वजह से हम पेशेंट को समझाना चाहते हैं कि भी जो डायबिटीज टाइप 2 है ये वेल कंट्रोल हो सकती है अगर हम कुछ चीजों को फॉलो करेंगे। नाउ जैसे लिखा है, बट विद गुड मेडिकल केयर एंड द राइट ट्रीटमेंट प्लान। हम पेशेंट को समझाते हैं कि आपको जो है रेगुलर मेडिकल केयर में रहना पड़ेगा और जो ट्रीटमेंट आपको दी जाएगी उसको फॉलो करना है। इसके लेने से आपकी जो लाइफ है वो लंबी रहेगी, हेल्दी रहेगी और प्रोडक्टिव भी रहेगी। मतलब ये नहीं कि डायबिटीज हो गया तो आपको लगे कि बस मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं नकारा हो गया, मैं निकम्मा हो गया, मेरे से कोई काम नहीं हो सकता, जीवन में मेरे इतने सारे काम पेंडिंग हैं, वो काम सारे मैं कैसे करूंगा। तो ये सब चीजें जो हैं ये हमें नहीं सोचनी, क्योंकि हमने एक दो मैंने अपने इसमें एग्जाम्पल भी लिखे हैं, मैंने अपने बता रहा हूं आपको। जैसे कि निक जोनस है जो कि प्रियंका चोपड़ा के हस्बैंड हैं, कमल हसन आप जानते होंगे बहुत अच्छी फिल्म पर्सनैलिटी हैं, सोनम कपूर एक फिल्म सेलिब्रिटी हैं, फवाद खान एक टेलीविजन सेलिब्रिटी हैं, वसीम अकरम जो पाकिस्तान क्रिकेट के कैप्टन थे, ये सब लोग जो हैं डायबिटीज से परेशान हैं या इनको डायबिटीज की बीमारी है। बट आप इनको देखिए, इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ये कहां से कहां पहुंचे। तो हमें ये चीज को बिल्कुल ध्यान देना है कि भी हमें अपना जो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो हमें कंटिन्यू करना है और उनके अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो हमारा लाइफ जो है बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा एज ए नॉर्मल पर्सन इज। योर डायबिटीज मैनेजमेंट जर्नी इन्वॉल्व्स बीइंग इमोशनली स्ट्रांग एंड टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। तो डायबिटीज पेशेंट के लिए हमें ये भी समझाना होता है उस पेशेंट को कि आपकी जो मैनेजमेंट में उसमें आपको अपने दिमाग को भी कंट्रोल रखना है, टेंशन में नहीं आना, और अपनी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल रखना है, ठीक ठाक उसका बॉडी वेट रहना चाहिए जैसे हम पिछली वीडियोस में बताते रहे हैं, और अपने जो मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ को भी स्टेबल रखना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं आना। जो लाइफ के स्ट्रेस ऑफ एंड ऑन सब पेशेंट्स में आते हैं, नॉर्मल बंदे में भी आ सकते हैं, वो आप में भी आ सकते हैं, उनको लेके हमें उनका उपचार करना है या उनका ट्रीटमेंट करना है जैसे भी अवेलेबल है। बट हमें डायबिटीज की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं जाना। डायबिटिक्स आर नॉट एलोन, देयर इज सपोर्ट विच इज क्रूशियल टू सक्सेस। इसका मतलब ये है कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो अकेला नहीं है। अकेले का मतलब क्या है कि जैसे वो मेरे पास आएगा डायबिटीज का पेशेंट, तो मैं उसको गाइड करूंगा कि आपको बाबूजी ऐसे ऐसे करके दवाई लेनी है, आपको ये खाना खाना है, ये आपको डाइट में परहेज रखना है
और आपको स्मोकिंग अगर करते हो स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल पीते हो तो एक लिमिटेड अमाउंट में अल्कोहल पीना है। और इसके अलावा हमारे कुछ सपोर्ट ग्रुप्स भी हैं जो सपोर्ट देते हैं डायबिटिक पेशेंट्स की कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि ज़ाइला टीम है। जो ज़ाइला टीम है ये भी हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स उस टीम के साथ रजिस्टर्ड हैं, वो उनको समय समय पर न्यूट्रिशन के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में, उनके एक्सरसाइज के बारे में, उनके मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ ना कुछ उनको बताते रहते हैं, जिससे कि उनको सपोर्ट मिलती रहती है जो डायबिटिक पेशेंट होता है। तो इस तरह की केयर टीम या सपोर्ट टीम के साथ हमें डायबिटिक पेशेंट को अटैच करना चाहिए। उससे वो पेशेंट अपने आप को अकेला नहीं महसूस करेगा, वो ये लगेगा उसको कि भी मेरे लुक आफ्टर करने वाली बहुत सारे लोग हैं। कभी फिजियोथेरेपी वाले का फोन आ रहा है कि सर आपको क्या क्या फिजियोथेरेपी करनी है, आपको न्यूट्रिशन में क्या क्या खाना है, ये सब चीजें हमें सपोर्ट टीम से मिलती हैं। फिर उसके बाद दे कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, गाइडेंस एंड द सपोर्ट यू नीड टू मैनेज डायबिटीज। ये जो टीम होती है जैसे ज़ाइला टीम है, ये हमें क्या बताती है, ये हमें पहले अपनी बीमारी की इंफॉर्मेशन देती है, उस पेशेंट को बताती है कि डायबिटीज कैसी है आपको, टाइप 2 डायबिटीज है आपको, टाइप 2 डायबिटीज इस एज में होती है और इसके कारण क्या क्या होते हैं। इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, इंसुलिन की एफिकेसी कम हो सकती है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। तो इन तीनों की वजह से आपको डायबिटीज हुई है और इसको शुरू के टाइम में हम लोग मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं, ओरल ड्रग से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि दवाइयां हमें बिल्कुल रेगुलर टाइम पे खानी चाहिए। ये गाइडेंस में आता है, वो हमें बताते हैं टीम वाले या डॉक्टर भी हम बताते हैं कि आपको जो मेडिसिन डायबिटीज की है वो कब लेनी है, खाने से आधा घंटा पहले। 2 टाइम लेनी है तो दोनों टाइम खाने से आधा घंटा पहले लेनी होती है, उसके बाद आपको खाना खाना है। परंतु एक मेडिसिन है वॉग्लीबोस जो होती है, वो खाने से जस्ट कुछ मिनट पहले ही लेनी होती है। तो ये जो गाइडेंस है ये रिगार्डिंग मेडिसिन। सिमिलरली खाने का भी आपको बताते हैं कि भी जैसे आपको मेडिसिन लेनी है आधे घंटे के बीच में आपको खाना खा लेना है। इंसुलिन अगर आप लगाते हो तो इंसुलिन लगाने के आधे घंटे के बीच में आपको खाना खाना है। वाई? क्योंकि अगर आप ये खाना नहीं खाओगे टाइम के हिसाब से तो आपको क्या होगा, आपकी शुगर लेवल लो हो जाएगी, क्योंकि मेडिसिन का इफेक्ट आ जाएगा। तो शुगर लेवल लो होने से, हाइपोग्लाइसीमिया में जाने से आपको तरह तरह के लक्षण आने शुरू हो जाएंगे, हाथ कांपने लग जाएंगे, पसीना आता है, धड़कन बढ़ जाती है, आवाज थरथरा जाती है, चक्कर आते हैं, और अगर बहुत ज्यादा हाइपो हो जाए तो पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। तो ये जो गाइडेंस पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हमारी टीम डॉक्टर की प्लस ज़ाइला या सपोर्ट केयर टीम जो और हैं वो पेशेंट को समय समय पर गाइड करती रहती है। इसके साथ वो सपोर्ट भी देती है। जैसे कोई पेशेंट क्वेश्चन कर दे कि मैं रात को जब गोली खाता हूं तो मेरे को खाने के बाद ये प्रॉब्लम आती है। कुछ पेशेंट्स मेरे को पूछते हैं आके सुबह के, सर मैं सुबह जब फ्रेश होने जाता हूं तो मेरे टॉयलेट में गोली मेरी वैसे ही निकल जाती है जैसे मैं रात को खा के सोता हूं। तो उस चीज का भी पेशेंट को हमें बताना होता है कि जो ये टैबलेट है ये स्पंज लाइक एक मैट्रिक्स होता है, उसमें दवाई डाली होती है, वो दवाई निकल जाती है, वो जो स्पंज है वो उसमें फीसिस में वैसे ही निकल जाता है। इट डजेंट मीन कि आपकी दवाई जो है हजम नहीं हुई, वो लैट्रिन में वैसे ही निकल गई। इसका मतलब ये है कि दवाई हजम हो गई, पर जो चीज में दवाई इम्प्रेग्नेटेड थी वो हमारी बॉडी ने फीसिस में निकाल दी। तो ये जो चीजें, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो पेशेंट को समझ नहीं आते, वो हमारी जो गाइडेंस है वो पेशेंट को बताती है सब चीजें। सिमिलरली टॉक टू द फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट हाउ दे कैन हेल्प एंड सपोर्ट यू। सिमिलरली अपने फ्रेंड सर्कल से बात करिए, अपनी फैमिली में बात करिए कि आपको वो किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट की डायबिटीज की वजह से आइज में कोई प्रॉब्लम आई है तो उनके फैमिली मेंबर्स को बताना चाहिए हमें कि आप इनकी इस तरह से हेल्प कर सकते हैं, कि इनकी राइटिंग में हेल्प करिए। बैंक जाएं तो इनको बैंक के साथ इनके साथ जाइए, कहीं बाहर जाना तो इनको साथ लेके जाइए। इस तरह से वो सपोर्ट एंड हेल्प कर सकते हैं। Learn as much as you can about how to manage diabetes. Knowledge is power.
इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट को डायबिटीज डायग्नोज हुई है उस पेशेंट को हमें थोड़ा सा डायबिटीज के बारे में लेक्चर देना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि जो डायबिटीज है वो दो तरह की होती है, एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है, और जो आपको डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज है। उसकी एज के हिसाब से, जैसे 40 से ऊपर पेशेंट आ रहा है, ओबीज है, उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो उसमें हमें टाइप 2 डायबिटीज है। फिर टाइप 2 डायबिटीज के कारण क्या होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि इंसुलिन डेफिशिएंसी, उसके बाद इंसुलिन की एफिकेसी कम हो गई, या बॉडी की रेजिस्टेंस है। तो हमें ये बताना होता है, पेशेंट को समझाना होता है, और ये समझाना होता है कि डायबिटीज का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में जो शुगर आप ले रहे हो या जो बन रही है, लीवर में बनती है और खाने से जो बनती है, वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो रही, यूज नहीं हो रही, क्योंकि वो सेल यूज नहीं करते, और वो सेल यूज नहीं कर पा रहे इसलिए वो ब्लड में घूमती रहती है। दैट इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। तो जो डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें खून में जो इतनी ज्यादा शुगर के लेवल घूम रहे हैं वो हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के NO2 के मॉलिक्यूल्स जनरेट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, आर्टरीज को डैमेज करते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या हुआ इसका कि हमें शुगर को कंट्रोल करना है। हाइपर जो पार्ट है, जो नॉर्मल वैल्यू कितनी हम लेते हैं, फास्टिंग की 110 और खाने के बाद वाली 140-50 के करीब, इसके आसपास आनी चाहिए। तो अगर किसी पेशेंट की ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये है कि वो शुगर को हमें कंट्रोल करना है। और अपने पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे, जैसे पेशेंट हमारे पास महीने में आता है या 20 दिन में हम बुलाते हैं, उसको हमें हर विजिट पे अच्छे से समझाना है कि आपको बाबूजी या बहन जी आपको ऐसे ऐसे खाना है, ऐसे ऐसे करना है, आपको अपने पैरों का ख्याल ऐसे रखना है, आंखों का ख्याल ऐसे रखना है, आपको अपने स्किन का ख्याल ऐसे रखना है। ये सब बातें हमें हर विजिट पे एक ना एक चीज उनको समझानी है, जिससे कि कुछ विजिट्स के दौरान में वो पेशेंट को अपनी बॉडी के बारे में सारा कुछ ज्ञान हम बांट सकते हैं, समझा सकते हैं उनकी ही भाषा में, और उनके लेवल पे हम जाके, उनकी इंटेलिजेंस के लेवल पे जाके। हमें कोई MBBS बच्चों को नहीं पढ़ाना, हमें अपने साथ के, जैसे हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, कॉमन मैन हैं, उनकी तरह उनको उस लेवल पे आके उनको समझाना है, उनकी भाषा में उनको समझाना है। उसके बाद हमें उनसे आस्क क्वेश्चंस एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द एडवाइस। हम उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बहन जी आप बताओ, अगर आपको ऐसे होगा तो आप क्या करोगी। जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में मैं पेशेंट से पूछूं कि अगर आपको बहन जी आपने दवाई खा ली, इंसुलिन का टीका लगा लिया और आपको पसीने से आने लग गए, हाथ कांपने लगे, आवाज आपकी थरथरा गई और आपके धड़कन बढ़ रही है, पसीने बहुत सारे आ गए, चक्कर आ रहे हैं, घूम रहा है सिर आपका, तो आप बताओ आपको किस चीज के लक्षण लगते हैं। इट इज अ सॉर्ट ऑफ क्विज, जैसे हमने स्टार्ट में आपको क्विज दी थी। तो ये क्विज जो है पेशेंट को समझने पे मजबूर करती है, और फिर जब अगर वो जवाब ठीक देगा तो इसका मतलब ये है कि उस पेशेंट को उस चीज का पता लग चुका है, वो लक्षण समझ चुका है। तो हमारी जो कोशिश है, जो हमारा प्रयत्न है, उसको समझाने का, डायबिटीज की नॉलेज देने का, कुछ हद तक हम उसमें कामयाब हो चुके हैं। डिफीट डिनायल। अब क्या होता है कि पेशेंट कहता है कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे को शुगर हो गई तो ठीक है, मैं अपने आप को बदल नहीं सकता, मैं तो ऐसे ही मीठा भी खाना है, मेरे को शराब भी ऐसे ही पीनी है, स्मोकिंग भी करनी है। हमें क्या करना है, हमें उस पेशेंट को बारी बारी समझाना है। हमारी सपोर्ट टीम, हम डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज जो हमारे साथ काम करते हैं हॉस्पिटल में, उन सब की ड्यूटी होती है कि ऐसे पेशेंट को समझाना होता है। उसको हमें क्या करना है, उसके हम गोल्स निर्धारित कर देते हैं कि भाई आपका जो ब्लड शुगर है फास्टिंग 120-30 आना चाहिए, और खाने के बाद वाला 170 के करीब 60 आ जाए तो भी ठीक है। आप ये कोशिश करो कि यहां तक पहुंचे। उसके लिए वो कहेगा डॉक्टर साहब मैं कैसे पता लगेगा मेरे को, हम उसको कहेंगे कि आप एक ग्लूकोमीटर खरीदो। आजकल ग्लूकोमीटर बहुत सस्ते आते हैं, अपने लिए ग्लूकोमीटर खरीदो, 750 का आता है, अमेजोन पे ऑनलाइन मिलता है। उस ग्लूकोमीटर से आप अपने हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में अपनी शुगर, फास्टिंग और पीपी एक दिन में दोनों चीजें कर लें टेस्ट।
किसी दिन शाम के टाइम कर ली रैंडम ब्लड शुगर से, और उससे क्या है, उससे हमें पता लगता रहेगा कि अभी हमारी ब्लड शुगर लेवल क्या चल रहे हैं। और हम उसका एक क्या करेंगे, वैसे तो उस जो ग्लूकोमीटर डिवाइस है उसमें भी मेमोरी है, परंतु हमें क्या करना चाहिए, हमें एक छोटी सी डायरी लेके उसमें रिकॉर्ड करना चाहिए कि उस डेट की, सपोज करो आज 29 है, अभी आज 29 दिसंबर को फास्टिंग शुगर मेरी 110 थी, खाने के बाद मेरी शुगर 190 थी, और आज से 3 दिन बाद मैंने फिर करी तो मेरी फास्टिंग शुगर 110 थी, खाने के बाद मेरी फिर उतनी थी। तो इट शोज कि मेरी जो नाइट वाली डोज है वो तो मेरी सेट है, जो मेरी मॉर्निंग की डोज है वो मेरी सेट नहीं है, क्योंकि मेरी जो खाने के बाद वाली शुगर ज्यादा आ रही। तो डॉक्टर की एडवाइस से वो जो डोज है वो बढ़ा दी जाएगी और पेशेंट को फास्टिंग के साथ पोस्ट प्रेंडियल शुगर भी कंट्रोल में आ जाएगी। तो जो ये डायरी बनाने का, ब्लड शुगर के रिकॉर्ड बनाने का यही बेनिफिट होता है कि वो पेशेंट लाके दिखाता है डॉक्टर को कि सर ये मेरी रिपोर्ट्स हैं, पिछले 15 दिन की रिपोर्ट्स हैं मेरी। उसको देख के डॉक्टर अपनी उसकी मेडिसिन को सेट कर लेता है, दोबारा से सेट कर। और फिर जैसे हमने हर बार विजिट में बता रहा हूँ, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, जूम मीटिंग में बता रहा हूँ कि हमें HbA1c जो कि 3 महीने बाद होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो लिपिड प्रोफाइल 3 महीने बाद होता है, ब्लड प्रेशर हमें हर विजिट पे देखना है, और पेशेंट के किडनी फंक्शन टेस्ट 3 महीने बाद हमें ये करा के उसका रिकॉर्ड भी हमें पेशेंट के पास रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड बनाने से क्या पता लगता है हमें कि पेशेंट की जो डिजीज प्रोफाइल है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसका कंट्रोल कैसा चल रहा है, और आने वाले समय में उसको कितनी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है। अगर सपोज करो किसी पेशेंट का पिछले 2 साल से HbA1c का रिकॉर्ड बहुत अच्छा चल रहा है, 7 के आसपास चल रहा है, उसकी लिपिड प्रोफाइल ऑलमोस्ट विद इन नॉर्मल रेंज चल रही है, किडनी फंक्शन टेस्ट विद इन नॉर्मल रेंज चल रहे हैं, तो चांसेस होते हैं कि ऐसे पेशेंट का जो है आने वाले समय में कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम रहेंगी। अगर होंगे भी तो बहुत लेट जाके हों, जब तक वो अपना पेशेंट अपनी जिंदगी के जितनी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, पेरेंट्स की, वो सारी निपटाने के बाद अगर किसी को कोई छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस आती भी हैं तो वन कैन उसका ट्रीटमेंट ले सकता है। एक मैं और चीज आपको आज बताना चाहूंगा कि जिन भी लोगों ने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराई हुई, मेडिक्लेम नहीं कराया हुआ, कृपा करके अपने हर आदमी का मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाइए। किसी भी कंपनी से आप करवा लीजिए, पॉलिसी बाजार पे जाके आप करवा सकते हैं, अपने एजेंट से बात करके करवा सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में कि हमारा इलाज बड़ा कॉस्टली होता जा रहा है। कोई भी इलाज सिंपल अब आप लगाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल डेंगू के पेशेंट्स को अभी पिछले दिनों में डेंगू हुआ तो इधर बड़े हॉस्पिटल्स में जाना पड़ा तो कई लाख के बिल बन गए उनके। तो अगर हमारी इंश्योरेंस कवर्ड हो तो हमें बहुत सारी फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है इंश्योरेंस कंपनी से, कुछ हमें देने पड़ते हैं, बाकी हमारे को कैशलेस हो जाता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस आज मेरी इसमें जूम मीटिंग में आप लोगों को कि जिस भी इंसान ने अपना मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ वो प्लीज अपना करवाएं, और उसको रेगुलर उसका प्रीमियम पे करते रहें ताकि वो कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। अगर वो बीच में से टूट जाता है तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, फिर हर साल से नया गिना जाएगा, फिर उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस जो हैं वो कवर्ड नहीं होती। तो आपको और एक सेकंड बात इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा, मैं प्री पॉलिसी चेकअप्स करता हूँ यहाँ पे पेशेंट क्लाइंट्स की, मेडी बडी से करता हूँ और भी एक कंपनी से करता हूँ, HDFC बैंक की है। तो उनके क्या है, जो भी पेशेंट को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है ना, वो पेशेंट या क्लाइंट को बतानी चाहिए, उसमें दर्ज करवानी चाहिए कि मेरे को ये डायबिटीज सर 2 साल से है, मेरे को हाइपरटेंशन है, मेरे पेरेंट्स को ये है। उससे क्या है कि कल को अगर खुदा ना खास्ता हमें कभी क्लेम लेने की नौबत आती है तो उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में होता है तो वो लोग कंपनी वाले आपको रिफ्यूज नहीं कर सकते। अभी आज का ही एक ट्रिब्यून में के उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपनी वाले को, उनको इंश्योरेंस कंपनी थी नेशनल इंश्योरेंस, एक क्लाइंट का
उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़ा उसको क्लेम, क्योंकि उन्होंने ये कर दिया कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज इसने बताया नहीं, जबकि उसने कहा कि मैंने पीईडी बता रखी। तो मेरा ये आप लोगों को बहुत गहरा आग्रह है कि आप ये प्लीज कल ही, आज रात से ही, जब भी जिसका नहीं हुआ वो आप करवाएं, किसी भी अच्छी कंपनी से करवाएं जिसमें कि आपको लंबे अरसे तक का वो मिले इंश्योरेंस, 80-85 ईयर्स तक का। उसके बाद नेक्स्ट है गिव अप द गिल्ट। गिल्ट की फीलिंग क्या होती है कि जैसे मैं पार्टी में गया, शादी में गया और मन में मेरे है कि मेरे को तो डायबिटीज है, मैं रसगुल्ला नहीं खा सकता, मैं गुलाब जामुन नहीं खा सकता, मैं ये नहीं खाऊंगा। तो ये मन में ये रहता है कि भाई सब लोग खा रहे हैं, मैं आइसक्रीम भी नहीं खा पा रहा, ये भी नहीं खा रहा, मेरे को शुगर हुई है। तो ये हमें जो गिल्ट की फीलिंग है ना, ये नहीं हमें करनी। हमें क्यों नहीं करनी? क्योंकि कोई बात नहीं, एक दिन हमने अगर थोड़ा सा खा भी लेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ती। इन जनरल हमें क्या करना है, इन जनरल हमें बैक ऑफ द माइंड में रखना है कि मेरे को मीठा नहीं खाना, ये हमें मन में हमारे होना चाहिए। सो हमें ये क्या सोचना है, यू डिडंट गिव योर सेल्फ डायबिटीज, बीइंग ओवरवेट एंड सीडेंटरी कैन कंट्रीब्यूट। तो हमें डायबिटीज ये नहीं कहना कि मेरे को डायबिटीज होगी तो बस मैं, अब तो बस खत्म हो गया मेरा जीवन, ऐसा नहीं है। हमें डायबिटीज हो रही है, हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं उसको और अपनी जिंदगी बहुत बढ़िया से जी सकते हैं। बीइंग ओवरवेट और सीडेंटरी कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो कोई मोटा होता है, मोटापा ज्यादा है, जैसे मैंने पिछली बार में बताया वेट मैनेजमेंट, उसमें हमें वेट मैनेजमेंट करना है और सीडेंटरी लाइफस्टाइल को खत्म करना है। एक्सरसाइज करनी है, हमें वॉकिंग करनी है, साइकिलिंग करनी है, स्विमिंग, जॉगिंग, रस्सा टापना, ये सब चीजें हम कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर लें जो अफोर्ड कर सकते हैं। बट स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री कैन डेफिनेटली कंट्रीब्यूट। मैं पिछली भी जूम मीटिंग में बता रहा हूं, जिन फैमिलीज में डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री है, उनके जो बच्चे हैं, ऑफ स्प्रिंग्स हैं, उनके भाई बहन हैं, जिनके पेरेंट्स दोनों डायबिटिक हैं, उनके जो बच्चे हैं या एक है तो उनके बच्चे हैं, उनको हमें बचपन से ही ये समझाना है, सुजेस्ट करना है, गाइड करना है कि आपको ओवरवेट नहीं होना, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहने चाहिए, आपको सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं लीड करना, ये सब चीजों का, और स्मोकिंग, नारकोटिक्स और अल्कोहल का सेवन नहीं करना। ये हमें बचपन से ही उन बच्चों के दिमाग में डालनी चाहिए जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज है, क्योंकि इन द लॉन्ग रन आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स उन बच्चों में भी चांसेस होते हैं कि डायबिटीज होने के। अगर एक पेरेंट को डायबिटीज है तो 95% उनके जो बच्चे हैं उनको डायबिटीज होगी। अगर दोनों पेरेंट्स को है तो 100% को होगी। अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो चारों को ही डायबिटीज होगी। तो हमें बिल्कुल ये ध्यान देना है कि हमें जो आने वाली हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसको प्रॉपर ढंग से गाइड करना है। डोंट फील गिल्टी इफ यू ईट मोर देन यू प्लान्ड और कुडंट एक्सरसाइज। अब सपोज करो एक दिन हमने रसगुल्ला खा लिया एक, और हम अगले दिन एक्सरसाइज नहीं करी, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भी बस मैं अब खत्म हो गया। उसको हमें ये करना है, हम अगले दिन जब जाएंगे एक्सरसाइज थोड़ी सी ज्यादा कर लेंगे, अगले दिन खाना हम थोड़ा कम खा लेंगे, कैलोरीज कम ले लेंगे। सिमिलरली अगर एक्सरसाइज नहीं भी कर सके बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई गेस्ट आ गया, कुछ भी हो गया, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि हमें ये अपना रेगुलरिटी को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने बताया कि एक्सरसाइज 5 to 7 days ए वीक है। अगर कोई बंदा, कोई इंसान 7 दिन में से 5 दिन करता है तो भी बहुत अच्छा है, 6 दिन कर रहा है तो भी ठीक है। ये नहीं है कि अगर 5 दिन नहीं कर पाया, 4 दिन करा तो उसमें मतलब क्या हो गया कि बस मैं तो ये हो गया, ऐसा नहीं है। कभी 6 दिन कर लिए, कभी 7 दिन हो गए, कभी 5 दिन हो गए, एज पर दी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड कोई और भी बहुत सारी जिम्मेदारी है हमारी जीवन की, तो उनके अकॉर्डिंग। बट हमें क्या रखना दिमाग में कि भी हमारे को कॉम्प्लायंस पूरी रखनी, कि भी कॉम्प्लायंस में क्या है कि मेरे को रोज जाना है सैर करने, ये दिमाग में होना चाहिए। मेरे को रोज साइकिल चलानी है, मेरे को रोज दौड़ लगानी है। बाई चांस एक दिन नहीं कर पाए कोई बात नहीं, बट ये दिमाग में होना है कि मेरे को रोज करना है। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लायंस। टेकिंग मोर देन 1 मेडिकेशन टू मैनेज डायबिटीज डजंट मीन यू फेल्ड। अब कुछ पेशेंट के जैसे शुरू में हम एक गोली ग्लूफॉर्मिन यूज करी या मेटफॉर्मिन यूज करी, उससे कंट्रोल हो गई। आफ्टर 2 years वो पेशेंट की शुगर उस दवाई से नहीं कंट्रोल होती।
पेशेंट क्या सोचता है कि डॉक्टर साहब मेरी बीमारी जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में चली गई, फेल हो गया मेरा तो जो सिस्टम है ना, इसलिए मेरी ये दवाई काम नहीं कर रही। इट इज़ नॉट लाइक दिस। इसका मतलब क्या है कि हमारे को एक मेडिसिन और ऐड करनी पड़ेगी जिससे हमारी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। सो ये हमारे को अपने आप को अपने डॉक्टर पे छोड़ देना चाहिए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पे छोड़ना चाहिए कि भी वो जैसे हमें गाइड करेंगे वैसे हमें यूज करनी है मेडिसिन। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है पेशेंट के लिए वो है कॉम्प्लायंस ऑफ मेडिसिन, कि जो डॉक्टर बता के भेजते हैं कि आपको ये सुबह शाम गोली खाने से पहले खानी है और ये वाली गोली खाने के बाद खानी है, ये इंजेक्शन ऐसे लगाना है, उस कॉम्प्लायंस को बरकरार रखना है, बस भूलना नहीं है। यंगर डायबिटिक्स मे सफर फ्रॉम ईडी व्हेन देयर डायबिटीज मेलाइटस इज प्रोलॉन्ग्ड एंड अनकंट्रोल्ड। जो यंगर डायबिटिक्स हैं 35, 40 इयर्स 45 वाले जो हैं, उन पेशेंट्स में क्या है, मेल पेशेंट में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से उनकी सेक्सुअल लाइफ में फर्क पड़ता है। तो उस चीज को भी हम एड्रेस कर सकते हैं। हम उसको समझा के हम ये कह सकते हैं कि आपकी डायबिटीज को प्रॉपर कंट्रोल करो, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करो, और कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिससे कि उसकी ये वाली जो प्रॉब्लम है वो हम ठीक कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ओवरकम डिप्रेशन एंड डिस्ट्रेस। अब ये डायबिटिक पेशेंट में क्या है कि पेशेंट का मूड जो है लो रहता है, क्योंकि वो आता है हॉस्पिटल में, आके उसको कंसल्टेशन फीस देनी है, घर से चलता है कि मेरे को दवाई भी लेनी है, उसको पैसे लगते हैं कि मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, खर्च हो जाएंगे। तो इसका भी एक रीजन रहता है कि मूड उसका लो रहता है, डिप्रेशन में रहता है। इफ यू फील डाउन, टॉक विद योर डॉक्टर एंड फैमिली अबाउट व्हाट्स बॉदरिंग यू एंड व्हाट टू डू अबाउट इट। अगर आपको ऐसी कोई परेशानी लगती है तो अपने फैमिली में, अपने घर में बात करिए कि भी मैं इस तरह मेरे को लग रहा है, मैं क्या करूं। उसके भी हमारे पास ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्होंने मेडिसिन के स्टोर खोले हैं, प्रधानमंत्री स्टोर कहते हैं जिनको। उन स्टोर्स में 80% सस्ती दवाई है। एफिकेसी जरूर उनकी उतनी नहीं होगी जितनी स्टैंडर्ड ब्रांड्स जो हम कॉस्टली ब्रांड्स हैं, बट हाँ ये जरूर है कि वो मेडिसिन भी इफेक्टिव है। तो जो पेशेंट हमारे इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वीक हैं, उन पेशेंट्स को हम गाइड कर सकते हैं कि आपको वो प्रधानमंत्री योजना के अंदर वो स्टोर हैं वहाँ पे खुले हुए, वहाँ पे आपको ये दवाई भी मिल जाएगी। और अगर जो स्टैंडर्ड ब्रांड 10 रुपए का है तो वो ब्रांड आपको 2 रुपए का मिल जाएगा, और लगभग एफिकेसी सेम ही होती है, बहुत थोड़ा फर्क होता है। तो वो अगर वो पेशेंट हमसे बात करेगा तभी हम उसको बताएंगे ना ये बात। तो मेरी रिक्वेस्ट सब पेशेंट से है कि भी आप लोग अपनी कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं घर की, आप डॉक्टर से डिस्कस करिए। अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है वो डिस्कस करिए, कोई ना कोई हल निकल जाता है। डिप्रेशन में मत जाइए। लुक फॉर वार्निंग साइंस ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के वार्निंग साइन क्या है कि अकेले बैठे रहो, किसी से बात नहीं करनी, अपने आप को ये सोचना कि मैं बस खत्म हो गया, और रोटी नहीं खाना, एपिटाइट कम हो जाना, नींद ना आना, ये सब चीजें डिप्रेशन के लक्षण है। तो अगर तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है तो हमें साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, परंतु अगर कम लेवल पे है तो हमारे जो फिजिशियन जिसको हम दिखाते हैं, कंसल्टेंट्स को, वो हमें गाइड कर सकते हैं। बाकी अपने आप को क्या कर सकते हैं, शेड्यूल फन विद पीपल यू लाइक। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली जो हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम जाके घूमने जा सकते हैं, रिलैक्सेशन स्किल्स कर सकते हैं, और इस तरह की डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, एक सोसाइटी में बैठ के भी हम ये सब कुछ कर सकते हैं। फिर अगर फिर भी ये सब कुछ करने से भी, रिलैक्सेशन स्किल से, योगा से, मेडिटेशन से और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से भी आपको नहीं कंट्रोल हो रहा, तो आपके कंसल्टेंट जो हैं वो आपको साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेने के लिए भेजेंगे, और जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट भी आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हम आपके डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, उसको वापस ला सकते हैं, आपको ठीक बना से एक्टिव कर सकते हैं। डायबिटीज एंड स्ट्रेस। अब हर आदमी की जिंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रेस है। किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे कि जॉब चली गई बहुत सारे लोगों की, खाने की प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की पढ़ाई की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही, ऑनलाइन हो रही है, बच्चे
फ़ोन में लेके बैठे हैं, लैपटॉप लेके बैठे हैं, माँ बाप समझ नहीं पा रहे क्या करें क्या ना करें। तो दिस इज़ कॉल्ड सिचुएशनल स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस हमारे आज की सबकी ज़िंदगी में है। When in stress your body releases, जब आप स्ट्रेस में होते हो, जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, your body releases stress hormones। स्ट्रेस हार्मोन्स कौन से होते हैं? एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, और एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन एंड एड्रेनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये 3 जो हार्मोन्स हैं, जब ये स्ट्रेस में रिलीज होते हैं तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। अगर हमारी शुगर 140-50 चल रही है, स्ट्रेस हो गया तो 250-300 पे चली जाएगी। ये तो हो गया मेंटल स्ट्रेस। परंतु अगर फिजिकल स्ट्रेस भी जैसे हो जाए, पीछे के लोगों को कोविड हुआ, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को निमोनिया हो गया, स्किन इन्फेक्शन, पेट की इन्फेक्शन, जो फिजिकल स्ट्रेस है, डिजीज का स्ट्रेस है, उसमें ही पेशेंट को स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। तो क्या मतलब हुआ इसका कि एक तो हमारा जो मेंटल स्ट्रेस है, एक होता है फिजिकल स्ट्रेस। इन दोनों स्ट्रेस को हमें अवॉइड करना चाहिए। फिजिकल स्ट्रेस कैसे अवॉइड करेंगे? हम अपने आप को ठीक रखें। ठीक कैसे रखेंगे? कोविड से कैसे बचेंगे? वही 3 प्रिंसिपल जो प्रधानमंत्री जी बताते हैं, रो हर बार मास्क लगाओ, हाथ धो, 2 गज की दूरी रखो। तो एक तो ये बच गया हमसे। निमोनिया से हम कैसे बचेंगे? वैक्सीनेशन करवाइए। मैंने लास्ट बताया था, आप न्यूमोकॉकल की वैक्सीनेशन करवाओ और इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन करवाओ पहली बार, फिर हर साल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन करवाइए। उससे हम निमोनिया से बच सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन से कैसे बचेंगे? हम अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखें, डेली नहाएंगे अपने सिंपल सोप से, अच्छे वाले सोप से, डिटॉल हुआ, लाइफ बॉय हुआ, उससे नहाना। तो इन सब चीजों से हम अपनी फिजिकल स्ट्रेस या डिजीज के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस को कम करने के जैसे फॉर्मूले बताए, अपनी फैमिली से बात करो, अपने फ्रेंड सर्कल में बात करो, अपने आप बॉडी को रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करो, डीप ब्रीदिंग करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो हॉबी आपको अच्छी लगती है, म्यूजिक सुनो, टीवी देखिए, गाने सुन लीजिए, कोई आपको स्पेशल गाने आते हैं वो करिए, रीडिंग है, कोई रीडर डाइजेस्ट पढ़ना चाहते हैं, इंडिया टुडे पढ़ना चाहते हैं, नॉवल पढ़ना चाहते हैं, वो आप करिए जिसमें आपका मन लगता है, पेंटिंग करिए। तो ये सब चीजों से हम अपने मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और जो मैंने बताया आपको, डिजीज का स्ट्रेस जो हो सकता है, उसको हमने अपने को प्रिवेंशन से कर सकते हैं। स्ट्रेस कैन ऑल्सो अफेक्ट योर ब्लड शुगर इन अदर वेज। इट कैन मेक इट हार्डर टू फोकस ऑन योर डायबिटीज केयर। जब हम परेशान होंगे तो हमें ये नहीं पता हमने दवाई खाई कि नहीं खाई, आज दवाई मैंने भूल गया लेनी। पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को याद नहीं रहा, पता नहीं सचमुच ली कि मैंने नहीं। वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि मैंने मेडिसिन ली थी, वो कहते मैंने भी नहीं पता, मैं रसोई सी। तो ये सब बातें जो हैं, ये बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। यू मे ईट टू मच और नॉट एनफ। फिर पेशेंट क्या करता है, उसको पता ही नहीं मैं कितना खा रहा हूँ, 2 रोटी खा गया, 3 खा गया, 4 खा गया, या खा ही नहीं। अवॉइड एक्सरसाइज। वो फिर क्या करता है पेशेंट, स्ट्रेस में, क्या है, डिप्रेशन में लेटे रहते हैं कि चल क्या करना है एक्सरसाइज में, अब नहीं उठूंगा मैं, बस ठीक है। और फॉरगेट टू टेक योर मेडिसिन। अपनी मेडिसिन लेनी भूल गया कि मैंने खाई दवाई कि नहीं खाई, खाना खाया कि नहीं खाया। ये सब बातें जो हैं डायबिटीज को खराब करती हैं, क्योंकि अगर हमने दवाई खा ली और खाना नहीं खाया तो क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और अगर हमने खाना खा लिया, दवाई नहीं खाई, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा कि हमारी शुगर अनकंट्रोल हो जाए, बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, तो उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाएगी। तो स्ट्रेस हमें दोनों तरह से खराब करता है। तो हमें कोशिश करनी है, और बिल्कुल 100% कोशिश करनी है कि हमें अपने स्ट्रेस को कम करना है। स्ट्रेस मैनेजिंग टिप्स, जैसे मैंने पीछे बता रहा हूं, उसमें कुछ और ऐड कर देते हैं। Here are some ways you can manage stress. Number 1, talk to someone you trust about your stress. एक तो अपने फ्रेंड में, कोई आपका फ्रेंड सर्कल है, कोई रिश्तेदार हैं, आप अपने भाई बहन है जिस पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, उनसे आप अपनी बात कर सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि भाई हमें ऐसे नहीं, ऐसे करना है। Allow time to pray or meditate. अपने समय में से 15, 20, 25 मिनट, 30 मिनट भगवान की पूजा करने में, मेडिटेट करने में, ध्यान लगाने में निकालें। फाइंड वेज टू लाफ। एक लाफ्टर योगा आता है, एक दिन आता है लाफ्टर डे, उसमें वर्ल्ड लाफ्टर डे आया था पीछे भी,
नवंबर में था शायद वो। तो उसमें क्या है कि उससे लाफ करने से क्या है, हमारे सारे बॉडी के मसल जो हैं वो रिजुविनेट हो जाते हैं। एंड स्पेंड टाइम विद पीपल यू एंजॉय, बैठ के उनसे बात करके गपशप करके हंसो और जोर जोर से, और ये जो है उससे भी हमारे को स्ट्रेस कम होता है। गेट हेल्प इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। अब कई बार हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं सारा काम हम ही करेंगे, कोई भी काम है मैं ही करूंगा सारा काम। ऐसे नहीं करना, हमें दूसरों की हेल्प लेके सब जने मिलके काम करें तो वो काम भी जल्दी हो जाएगा और अच्छा काम होगा। सेट लिमिट्स ऑन व्हाट यू विल डू फॉर अदर्स। और फिर ये भी हमें ध्यान रखना है कि भी हम अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेस भी ना करें, कि हम अपने आप को दूसरों के लिए लगा दें कि भी उसके लिए मैंने ये कपड़े प्रेस करने हैं, उसके लिए मैंने खाना बनाना है, उसके लिए ये करना है, उसके सामान लेके आना है, उसका ये करना है। एक ही आदमी घर का अगर सारे काम वो करेगा तो वो मेंटल स्ट्रेस में ही रहेगा हमेशा। तो हमें एक लिमिट बना लेनी है कि मेरे को ये काम आज करने हैं, ये कल करने हैं, ये काम मैं उससे करवाऊंगा, ये काम मैं उससे कहूंगा। तो हमारी लिमिट हमें बना लेनी है उसको। शेड्यूल ओनली दोज थिंग्स यू कैन रियली कंप्लीट ईच डे। हमें ये अपना जो बनाना है, एक टाइम टेबल बना लेना है कि मेरे को ये काम आज करना है, पर वो काम ऐसा होना चाहिए कि भी जो काम हम कर पाए। ये ना हो कि हम बहुत सारा काम ले लिया और हम पता लगे कि हमने तो करे ही कुछ नहीं, फिर हम डिप्रेशन में जाएंगे कि मैंने यार आज 14 काम लिखे थे, हुए तो मेरे से 4 ही आज। तो हमें ये चीज का ध्यान देना है कि हमें उतना ही सोचना है काम जितना हम आज कर पाएंगे। और फिर वर्क ऑन वन थिंग एट ए टाइम। एट ए टाइम एक काम करो। अगर आपको खाना खाना है तो खाना खाओ, उसके बाद आप टीवी देखो, टीवी देखने के बाद आपको कोई और म्यूजिक सुनना है वो करो। ये नहीं होना चाहिए कि एट ए टाइम आप सारे काम कर रहे हो। बी फिजिकली एक्टिव। अपने फिजिकली एक्टिव रहना, सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, सारा दिन टीवी के आगे बैठे। अपने घर में काम करिए, आप गार्डनिंग में करें, पानी लगाओ पौधों को, पौधों की सफाई है, और सारा कुछ हम कर सकते हैं। टेक अप पे हॉबी और एक्टिविटी यू एंजॉय, जो अच्छी लगती है आपको। पेंटिंग अच्छा लगता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, रीडिंग सुनना करना अच्छा लगता है, वो एक्टिविटी आप अडॉप्ट करो और उसको फिर एंजॉय करो करके, देख के अपने आप को अच्छा लगता है बहुत। ज्वाइन ए सपोर्ट ग्रुप और ऑनलाइन चैट। जैसे जाइला वाले आपको जो मेरे पेशेंट रजिस्टर्ड हैं, वो जाइला वाले टीम जो है वो उनको ऑफ एंड ऑन उनसे फोन पे बात करते हैं, उनको गाइड करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। तो आप लोग जो नहीं है उनके साथ ऐप पे आप जुड़ सकते हैं, इसमें एड्रेस दिया हुआ। ट्राइज वेज टू रिलैक्स सच एज डीप ब्रीदिंग, योगा, डांसिंग। थिंक ऑफ व्हाट यू हैव डन टू हेल्प योरसेल्फ। Do not put yourself down about the things you have not been able to do yet. तो ये मैं जो पहले भी बता रहा हूँ कि भी हमें जो काम कर लिए उसके बारे में हमें पॉजिटिव अप्रोच रखनी है। जो नहीं हो सके हमसे उस दिन के काम, वो हम नेक्स्ट डे पे हम करेंगे। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हमें अपना जो काम जितना हम कर सकते हैं उतना ही काम हमें प्लान करना है। अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, अगले दिन पे हम कर लेंगे काम। इजी में जाइए आप। और बाकी अपने रिलैक्सेशन की जैसे डीप ब्रीदिंग, योगा, डांसिंग, ये आप कर सकते हैं, म्यूजिक है, ये सब कुछ आप अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है ट्राई टू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। डायबिटिक हैं तो भी क्या हुआ, कोई बात नहीं। वी शुड हैव पॉजिटिव एटीट्यूड इन वर्क। जैसे आप देखो वसीम अकरम जो है कैप्टन थे पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत मैच जीते, बहुत ज्यादा, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। हमारी सोनम कपूर जी हैं, बहुत अच्छी फिल्म उन्होंने बनाई थी अभी, वो जो हाईजैकिंग वाली फिल्म थी, बहुत अच्छे रोल किया उसने। तो सिमिलरली कमल हसन जी ने इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें दी हैं। तो हमें अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना अपने वर्क पे, अपनी फैमिली पे भी, अपने फ्रेंड्स में, हेल्थ के बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड रख के चलते। नेवर स्किप मील्स। डायबिटिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भी कभी भी अपनी हमें खाना नहीं स्किप करना। अब आप पूछेंगे कि सर फास्टिंग करनी है हमें, रमजान आएगा वो हमें करना है, उसमें हमें क्या करना होता है? रमजान में फिर हम डोज को चेंज कर देते हैं, मॉर्निंग इवनिंग करते हैं। फास्टिंग का हम पेशेंट को ये कहते हैं, वैसे तो इट इज रिकमेंडेड कि फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, परंतु अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हम लोग मानते हैं, धार्मिक ख्याल है हमारे, तो हमें उस दिन डोज हमें कम करके रखनी है या उस दिन की डोज मिस कर दो, क्योंकि हाइपो होना जो है वो खतरनाक है।
हाइपर फिर भी हम कंट्रोल कर लेंगे। नंबर 3 क्या, नेवर फॉरगेट मेडिसिन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर भूल जाते हैं पेशेंट कि आज मैंने दवाई खाई कि नहीं खाई। मेरी डॉक्टर साहब दवाई तो 28 को खत्म हो गई थी, मैं आज 30 तारीख को आया, 2 दिन में आ ही नहीं पाया, भूल गया या कुछ भी हुआ। तो हमें हर बार मैं बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ कि जब आपकी दवाई खत्म होने वाली है जिस दिन में, उससे 2 दिन पहले आप दवाई अपनी मंगा के रख लो। अगर तो आपको डॉक्टर को नहीं दिखाने जाना, और अगर डॉक्टर को दिखाने जाना है तो 1 दिन पहले डॉक्टर के पास जाओ जो आपको अपॉइंटमेंट दी है, जिस दिन दवाई खत्म होनी है। क्योंकि जब डॉक्टर आपको देखेंगे तो नेक्स्ट डे की दवाई वो बदल के या सेम लिखेंगे तो आप परचेज कर लो, आपके पास 1 दिन का स्टॉक। और जब भी कभी आप बाहर जाएं, टूर पे जाएं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो अपनी मेडिसिन सबसे पहले अपने ब्रीफ केस के अंदर रखनी चाहिए आपको। अपना इंसुलिन पेन, अपना ग्लूकोमीटर, ग्लूकॉन सी का डब्बा, चम्मच और कटोरी गिलास छोटा वाला, और पानी की बोतल छोटी। ये 4-5 चीजें आपके ब्रीफ केस में होनी चाहिए जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं। और जहाँ पे आप जा रहे हैं वहां पे उतरते ही अगर इंसुलिन यूज करते हैं तो इंसुलिन पेन को होटल के फ्रिज के डोर वाले साइड पे रख देनी चाहिए, सो दैट वो खराब ना हो। 4th क्या है, स्ट्रेस कैन लीड टू अबव नेगेटिव फीचर्स। जो स्ट्रेस है वो जो मैंने बताया नेगेटिव फीचर की, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन हो गया और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। रिमेंबर टिप्स टू डिक्रीज स्ट्रेस, बेटर स्लीप, बेटर पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। अच्छे से सोएं 7 घंटे कम से कम, और अपना पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ को एंजॉय करें। अपना सब घर में बैठ के खाना इकट्ठे खाएं, घर में बैठ के टीवी देखें, म्यूजिक सुने, और भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं घर में सब लोग बैठ के डिस्कस करें, जिससे कि एक दूसरे के मन हल्का होता है और विचार एक दूसरे के हम समझते हैं और उनको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। 6th है, बी नाइस टू योरसेल्फ। अपने आप को भी, ये नहीं कि अभी हम अपने आप को बेचारा समझ के बैठ जाएं, हमें अपने आप को भी, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे से ठीक रखना है, प्रॉपर ड्रेसअप होना है, प्रॉपर खाना खाना है, प्रॉपर ग्रूमिंग करनी है, अपने टैलेंट को मेंटेन करके रखना है, जो भी हमें काम आता है उसको मेंटेन करना है, अपनी एबिलिटीज को और इम्प्रूव करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है। तो इसका मतलब है बी नाइस टू योरसेल्फ। अपने आप को ठीक से रखना है, अपने को डरना, ये नहीं होना कि मेरे को डायबिटीज हो गई, डरना कि मेरे को ये हो गया मैं क्या करूँगा, नहीं, कुछ नहीं। डायबिटीज होगी कोई बात नहीं, हम दवाई खाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, कंट्रोल रखेंगे और ठीक रहेंगे। इंजॉय योर हॉबीज। अपनी जो हॉबीज हैं, पेंटिंग, म्यूजिक, रनिंग, रीडिंग, कुछ भी हॉबी आपकी है, गार्डनिंग, उसको एंजॉय करें और उसमें मन लगाएं। उससे आपको एक्सरसाइज भी होगी और आपका जो है डायबिटीज भी स्ट्रेस फ्री रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगा कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने सुनने की कोशिश करी मेरे इसको। अब कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज यू कैन डिस्कस।